हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाखा सी एकेडमी। और आज मैं आपके लेके आई हूँ बिजनेस लॉ का फर्स्ट लेसन का यूनिट सेकंड कंस्ट्रेंट रेट। इसके बारे में यहाँ पे अलग अलग हम कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब पढ़ने वाले हैं। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, क्या हमें उनको उसका मीनिंग क्या हो गया, ये सब हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कंस्ट्रेंट इज़ अ प्राइस एग्री टू पे बाय द प्रोमिसी। जो प्रोमिसी होता है वो जो प्राइस पे करते हैं उसे हम बोलते हैं। और जो भी इसमें वर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ किया जाए, तो ये जो वर्ड्स आया था वो मिस वी कोरिन से आया था। और इसमें बोला गया है जो भी सम राइट्स हो गया या इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट्स हो गया और या बेनिफिट अक्यूर टू द वन पार्टी, उसे हम यहाँ पे बोलते हैं। एक्स पर द सेक्शन 2 सबसेक्शन डी के हिसाब से when and the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing to promise to do or abstain for doing something such a act। बोला कि अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ किसी काम या कुछ करने के लिए तो उसी को बोला जाता है कंसाइड्रेशन। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें मालूम पड़ेगा। The Ajay guaranteed the Bhavan for paying of price of the goods which the Bhavan wanted to sell on the 1 month credited to Chaitanya. Her sales of goods on credit by the Bhavan to Chaitanya is consent for a promise. ए ने प्रॉमिस कर दिया, मिस्टर ए यहाँ पे मिस्टर बी और हम मिस्टर सी की बात करते हैं। यहाँ पे अजय वजय रहने दो। तो मिस्टर ए बोलता कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम जो बी और बी को सामान है तुम अगर सी को बेचोगे तो मैं तुम्हें जो भी पेमेंट देगा वो मैं दे दूंगा। यहाँ से एक गारंटी दे देता है, बी जाके सी को दे देता है, तो इसी को यहाँ पे क्या बोलता है कंसाइनी। और प्रॉमिस कौन करता है, ए करता है। यहाँ पे और दूसरे हम एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे अभिषेक प्रॉमिस अ भारती नॉट टू फाइल अ सूट अगेन हिम इफ सी वुड पे हिम अभिषेक 1 लाख रुपीज। An absent of part of Abhishek will consider consignment against the Bharti paying of rupees 1000 in the favor of Abhishek। अभिषेक बोलता है, प्रॉमिस करता है भारती को नॉट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम, तो उसे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यहाँ पे इस तरह के अलग अलग होता है जहाँ पे कंसाइन का मतलब होता है प्रॉमिस या परफॉर्मेंस दैट पार्टी एक्सचेंज विद ईच अदर, उसे हम यहाँ पे बोलते हैं। लीगल रूल्स के हिसाब से क्या होता है, द कंसाइन मस्ट ऑफर बाय द प्रॉमिस ऑन द थर्ड पार्टी और एट द डिज़ायर और रिक्वेस्ट ऑफ प्रॉमिसर। ऑफर करता है प्रॉमिस से थर्ड पार्टी को कि रिक्वेस्ट प्रॉमिस करने के लिए, प्रॉमिस जो प्रॉमिसर है यहाँ पे। रिटर्न एलिमेंट्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज इन कंसिन ऑफ प्रॉमिस स्टेटमेंट इज एनफोर्सनेबल्स। Contract of marriage is considered as the promise of statement in the enforceables। ठीक है। अब नीचे और क्या दिया है, द कंसाइनर मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। और जो कंसाइनर होता है वो कभी भी अनलॉफुल या इमोबालेंसेस पोजीशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा कंसाइन होता है वो हमेशा रियल होना चाहिए, इलीगली कुछ होना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे ए प्रॉमिस अ मेन प्रॉमिस टू डिस्कवर द ट्रेजर बाय द मैजिक ब्रिंग द डेड बॉडी टू अलाइव हो जाए। अगर कोई मैजिक करके मरे हुए आदमी को कैसे लेके आ सकता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है और इल्यूशन हो जाता है, क्योंकि कभी वो ऐसा चीज़ हो ही नहीं सकती कोई मैजिक से किसी मरे हुए आदमी को वापस जिंदा कर ले। द कंसाइन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, कभी भी अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, रूल्स के रेगुलेशन के हिसाब से ही होना चाहिए। जैसे ABC लिमिटेड प्रॉमिस टू गिव अ जॉब टू मिस्टर एक्स इन द गवर्नमेंट बैंक अगेन द पेमेंट ऑफ रुपीज़ 50,000। ABC लिमिटेड बोलती है तुम्हें अगर जॉब चाहिए गवर्नमेंट जॉब में तो तुम्हें 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। और ये वॉइडली है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से वो अगेंस्ट है। Sued by the third party to the contract as per the under sections Indian Contract Act 1872 के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, उस एग्जाम्पल से हम समझ के लेते हैं तो आपको फटाफट समझ में आएगा। The P who is in debt to the Q sell his property to the R and R promised to pay off the debt amount to Q. If the R failed to pay, then the such a situation Q has the right to sue. And the right R is the stranger to the contract। P who is in debt to Q, P है ना in debt था Q के साथ, तो वो प्रॉपर्टी किसको सेल करता है, R को सेल करता है।
और आर प्रॉमिस करता है कि तुम्हारे जो भी इसके जो प्रॉपर्टी के जो भाव जो भी रहेंगे वो क्यू को दे देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, आर फेल हो जाता है देने के लिए। तो क्यू हैज़ नो राइट टू स्यू, क्यू के पास कोई राइट नहीं थी क्योंकि आर क्या था, स्ट्रेंजर था। आर बोलो बीच में था, उसकी मर्जी वो पैसे दे या ना दे, आर के ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता। वो केस फाइल किस पे कर सकता है, पी पे कर सकता है। तो यहाँ पे ट्रस्ट होना ज़रूरी है, फैमिली स्टेटमेंट ही होना ज़रूरी है। जैसे अगर यहाँ पे दिया है द टू ब्रदर एक्स एंड वाई एग्री टू पे अलाउडनेस ऑफ ₹20,000 to the mother on the possession of the joint properties, but later they decide to abolish by him. Held the mother all to stranger to contract can be required the son for the such allowance in the courts of law. इस तरीके से भी यहाँ पे होता है। और क्या केसेस हो गए, इन सच सर्टन ऑफ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट जो होता है उसमें बोला है कि मिस्टर एक्स वाइफ मिस्टर एक्स वाइफ डिजाइन हिम फॉर इल ट्रीटेंडिंग हर, बराबर। और मिस्टर एक्स प्रॉमिस हिज वाइफ फादर द मिस्टर पुरी दैट ही विल ट्रीट हर प्रॉपर्टी एज द पे हर मंथली अलाउंस। देखो वापस पढ़ रही हूँ, देखो समझाती हूँ। मिस्टर एक्स की जो वाइफ होती है वो डिसाइड करती है कि इल ट्रीटमेंट, उसके बाद मतलब बुरा चाल जो रहता है ना, बुरा उसके साथ किया जाता है, मिस्टर एक्स करता है वाइफ के साथ, ऐसा उसकी वाइफ बोल रही है। तो मिस्टर एक्स जो रहता है वो प्रॉमिस करता है उसके पापा के, उसके जो पति के जो वाइफ होते हैं ना, तो पति के उसकी जो पत्नी के जो पापा थे ना, उसके साथ वो प्रॉमिस करते हैं ही विल ट्रीट हर प्रॉपर्टी एज द पेन हर मंथली अलाउंस, उसको प्रॉपर्टी की तरह माना जाएगा और उसको हर महीने कुछ न कुछ अलाउंस दिया जाएगा। बट शी वॉज अगेन इल ट्रीटमेंट बाय हर हस्बैंड हेल्ड शी हैज़ ऑल राइट टू स्यू द मिस्टर एक्स अगेंस्ट, उसकी वाइफ के पास पूरा अधिकार था कि मिस्टर एक्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हैं। द कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन द मिस्टर एक्स एंड मिस्टर प्यूरी इवन ट्रू सी हैज़ द स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। और लेकिन देखा जाए तो मिस्टर जो हस्बैंड थे और जो उनकी पत्नी थी, उनके जो पापा थे, हस्बैंड और उनके पापा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था कि पति ने बोला कि आपकी जो बेटी है वो मेरी क्या है, प्रॉपर्टी है, मेरी है, तो उसको हर महीने में क्या दूंगा, मंथली अलाउंस दूंगा, मतलब मंथली पैसा उसको मैं दूंगा। पत्नी के पास मिलता नहीं, पत्नी इलनेसली होने लगी, मतलब उसके ऊपर बुरा सब चोने लगा था, तो वो उसके पास राइट तो था मिस्टर एक्स के ऊपर यूज कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बना था, मिस्टर एक्स और मिस्टर प्यूरी के बीच में। तो लड़ी वाइफ क्या हो गई, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इन द केस ऑफ असाइनमेंट टू द ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर द बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन असाइंड, द असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बट सच असाइनमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व एनी पर्सनल स्किल्स। वो एनफोर्स कर सकती है, रोक सकती हैं बीच में, लेकिन वो कोई भी पर्सनल स्किल्स की वजह से नहीं। एक्नॉलेजमेंट टू द स्टॉपर इफ द एल गिव टू मिस्टर एम 20,000 टू द गिव टू एन, एल ने एम को दिया 20,000 रुपये एन को देने के लिए, बराबर। एम इन्फॉर्म एन ही इज होल्डिंग द मनी फॉर हिम, और एम ने ना एन को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं तुम्हारे पैसे लेके खड़ा हूँ, बट आफ्टरवर्ड एम रिफ्यूज टू पे द मनी, एम ने क्या बोला, मैं अब पैसा नहीं दूंगा। तो एन विल बी एंटायर्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम द फॉरवर्ड इन द एम, उसका भी जिम्मेदारी है कि वो एम से ही पैसा लेगा क्योंकि एल ने तो पैसा दे दिया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे होते हैं। एल्ड ऑफ एग्रीमेंट विदाउट अ कंसेंट से भी कुछ होते हैं, नेचर लव एंड अफेयर्स भी होता है। इट मस्ट बी मेडेड आउट ऑफ द नेचर लव एंड अफेयर्स बिटवीन द पार्टीज होते हैं। पार्टी मस्ट स्टैंड इन द नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, इट मस्ट बी राइटिंग, इट मस्ट ऑल्सो रजिस्टर अंडर द लॉ। जैसे शादी में होने के बाद, मैरिज होने के बाद कोर्ट मैरिज में जाके हम रजिस्टर जो कराते हैं ना, उसके बारे में बोल रही है। हस्बैंड वाइफ्स हो गए तो ये बिना एनफोर्स किए बाद भी, विदाउट कंसेंट करने के बाद भी, ये दोनों किस में एक कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं। अ हस्बैंड बाय द रजिस्टर द एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग टू हिज वाइफ हेल्ड द एग्रीमेंट ट्रू विदाउट अ कंसेंट वॉज वैलिड। कंसेंट नहीं था लेकिन वैलिड था, क्योंकि हस्बैंड की जो भी प्रॉपर्टी का जो भी हिस्सा रहेगा वो किसका है, पत्नी का ही होता है। द आउट ऑफ नेचर लव एंड अफेयर्स प्रॉमिस टू गिव हिज नियरली वेडेड डॉटर इन लॉ
a golden necklace worth ₹5 lakh. A made a promise in return and signed it and registration. The agreement is valid. वहाँ पर सब कुछ उसने बोला, प्रॉमिस किया, उसके बाद रजिस्टर भी किया, साइनिंग भी किया, सब कुछ किया और उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वैलिड हो गया. द कंपेसेंट फॉर द पास वॉलंटरी सर्विस. द सर्विस शुड हैव द इंडिप वॉलंटरी. द सर्विस मस्ट बी डीपली इन द प्रॉमिस. इसका मैं अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ. अगर P find the R wallet and give it to him, R promise to give P 10,000. दिस इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. P ने है ना R का वॉलेट फाइन, जो भी वॉलेट था तो गुम हो गया, उसने फाइन करके दिया. तो R प्रॉमिस क्या किया उसे, इनडायरेक्टली वे P को 10,000 रुपये देने के. जब मिस्टर X हैज हेल्प हिज नेबर मिस्टर Y टू फाइट अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ अंडर हिज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस. आफ्टर मिस्टर X won the case, मिस्टर X वॉन होता है. ही प्रॉमिस द मिस्टर X, मिस्टर जो Y था वो मिस्टर X को प्रॉमिस करता है मैं तुम्हें 10,000 दूंगा जब मैं केस जीत जाऊंगा, और यहाँ पे केस जीत गया. तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्टली क्या हो गया, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. टाइम बैरियर्स भी होते हैं, प्रॉमिस टू टाइम बैरियर होता है कि ये टाइम से ये टाइमिंग के बीच में तुम्हें मैं पैसा दे दूंगा, ये रिटर्न कर दूंगा, इस तरीके से भी होता है. एजेंसी से होते हैं सेक्शन 187 के हिसाब से. तो नॉन कंस्टेंट इज नेसेसरी टू क्रिएट अ एजेंसी. कॉम्प्लीटली गिफ्ट होता है, अलग लोगों से गिफ्ट मिलता है. बिलमेंट्स होता है या चैरिटीज़, मतलब किसी ने तुम्हें आके पैसा दे दिया तो वो भी क्या हो गया, वैलिड हो गया. तो यहाँ पे तुम्हारा कंसर्निंग का ख़त्म होते हैं और नीचे शॉर्ट MCQs दिए गए हैं और आंसर्स, बड़े आंसर्स कैसे लिखने वो भी दिए गए, प्लस इन सब के आंसर्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे. तो ये भी आप इजीली वे कर सकते हो. यहाँ पे सभी के आंसर्स नीचे दिए हुए हैं. तो हमारा यहाँ पे यूनिट 2 भी ख़त्म हो जाता है. और यहाँ पे कर लेंगे आप यूनिट 3. तो उसमें अदर दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं. तो अलग अलग एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहाँ पे हम सेक्शन 10 के हिसाब से यहाँ पे हम देखने वाले. द पार्टी मस्ट बी अ कम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से वो बराबर होने चाहिए, फ्री कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लॉफुली होना चाहिए, आज तक भी इट शुड नॉट बी डिक्लेयर एज द वॉइड बाय द लॉ, ये होना चाहिए. The capacity to the contract. The capacity refers to company or the party to make a contract. कैपेसिटी बनाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स को पार्टली बनाने के लिए, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, और इज वन ऑफ द एस्टैब्लिश एलिमेंट टू फॉर्म द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. हु इज कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. एवरी पर्सन इज कंपोनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज एज ऑफ मेजोरिटी. जो भी एजेड हो, बराबर एजेड हो, साउंड प्रॉब्लम नहीं हो जाए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए लॉ के हिसाब से, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं. एज क्या हो गई, 18 साल के ऊपर होना चाहिए. 18 साल के अगर नीचे रहेगा तो वो माइनर हो गया, वो वॉइड अप भी इंटो हो जाए. वॉइड नहीं बोलते उसको, वॉइड अप इंटो बोला जाता है. और उसमें जो भी उनके माइनर के जो भी गारंटेड होते हैं वो यहाँ पे उनका काम किया जाता है. Non-referent other attained majority. The minor cannot refer the agreement and attain majority to original agreement is void of be या void agreement can never be referred. टेक बेनिफिट्स उसके जो भी रहेंगे वो भी लिया जाता है, क्योंकि माइनर कैन नॉट बिकम द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म एज पर द सेक्शन 30 इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. माइनर कैन ऑलवेज क्लेम माइनॉरिटीज के साथ देखा जाता है उनको. लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज भी होती है. माइनर कैन बी एजेंट्स. यस, माइनर कैन बी एजेंट. ही कैन ड्रॉ द चेक फॉर हिज परचेज बट ही shall not be liable for the check bounce, और he cannot be used for the super courts या सुप्रीम कोर्ट्स पे या फ्रॉड का जैसे नहीं जा सकता है. तो उसके जो भी पेरेंट्स हैं जो भी रहेंगे वही उसके जिम्मेदार होते हैं. द पर्सन ऑफ साउंड माइंड, जिसको कुछ सुना ही नहीं जाता, समझ में नहीं आता है या अनसाउंडेड हो गया हो, वो यहाँ पे उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं चलता है, क्योंकि द पर्सन शुड बी अ लिसनिंग अ पर्सन. द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पर्सन हु इज़ नॉट अ साउंड माइंड इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. द पर्सन हु इज यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ऑक्यूपेंसली ऑफ साउंड माइंड मे टेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अ साउंड माइंड. कभी कभी होता है ना, कभी सुनाई देता है कभी नहीं सुनाई देता है. जब उसको सुनाई देगा तब उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब नहीं सुनाई देगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है. द फ्री कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा एक दिया है. द कंसेंट इज नॉट अ फ्री वेंट इज कॉचेसेट.
अगर फ्रॉड हो रहा है, मिस्टेक्स हो रहे हैं या कुछ अंडर इन्फ्लुएंस हो रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। द टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम टाइम इन द सेम सेंस। दो लोग हैं, सेम कुछ एग्री करते हैं, एक ही टाइम पे सब कुछ उन लोग एग्री कर देते हैं, तो उसको वो क्या हो जाता है, कंसेंट एग्रीमेंट। और फ्री कंसेंट क्या होता है, अलग अलग फ्री कॉन्सेंट दिया, जिसमें फ्रॉड हो गया, मिस्टेकली हो गया, इस तरह से अलग अलग वहाँ पे कॉन्सेंटली होते हैं। तो यहाँ पे हम एक एनालिसिस किया जाता है कि जो रिलेशनशिप बिटवीन दो पार्टी वो कैसा है, पोजीशन ऑफ डोमेन का विल्स क्या है, उसका रियल है कि नहीं है, ये सब भी हम यहाँ पे देखते हैं। मेंटल डिसएडजस्टेड, इसकी कुछ मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं है, वो मेंटली या बॉडी इलनेस हो या ऑल एजेड हो, ये भी हम वहाँ पे देखते हैं। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टेक अनड्यूज एडवांटेज लिया जाता है। व्हेन द पर्सन इन द पोजिशन टू इन्फ्लुएंस he will be of other get in the concept must an object to take advantage of the other. The teacher asks her daughter to get her married to one of his brilliant student, but the girl and the boy were smart, settling and intelligent. Her the teacher has a relative which can have influence on the both of them, but as no due advantage a such influence was take care. The contract of marriage is said to be made by the free owner. टीचर ने उसकी बेटी को बोला, मेरे जो लड़का है उसका जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एकदम पैसे वाला स्टूडेंट है, उसकी शादी करनी। लेकिन लड़का और लड़की क्या थे, स्मार्ट थे, इंटेलिजेंट थे, सेटल थे, तो यहाँ पे चाहे तो शादी करो, नहीं तो चाहे तो मत करो, उनकी मर्जी दोनों की। ठीक है। फ्रॉड्स होते हैं अलग अलग तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड होता है, कभी कुछ बोलना और कुछ आता है, हो कुछ जाता है, तो ये भी होता है। जैसे यहाँ पे ए सेड बाय द एक्टर टू बी द हॉर्स विद द ए नॉन टू द अनसाउंड। ए से नथिंग टू बी about the unsoundment of the horse. This is not fraud by A. A sell करते हैं by the auction में to the B. The horse which A know to be unsound, horse A को मालूम होना चाहिए था, और A को मालूम था कि जो घोड़ा है वो क्या है, अनसाउंड है, बराबर, सुन नहीं सकते हैं। उसने A को B को बिल्कुल भी नहीं बताया है कि जो हॉर्स था वो क्या था, अनसाउंडेंस था, तो ये क्या हो गया, ये फ्रॉड नहीं होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो नीचे, B is a daughter and just come of age. A relation between the parties will make if A duty to sell the B if the horse is unsound. A का ड्यूटी होता है तो B को बताने के लिए कि हॉर्स क्या है, अनसाउंड है, क्योंकि यहाँ पे B और A क्या है, फादर एंड डॉटर। ठीक है। अलग अलग इफेक्ट्स हो जाते हैं, कभी कभी जो चीज़ें हमें नहीं मालूम डैमेजली हो जाती हैं, इस तरीके से भी अलग अलग वहाँ पे फ्रॉडेड हो जाता है या हमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिससे आपको काम आएगा एग्जाम्स में वो लिखने के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा ये यूज़ करने के लिए एग्जांपल्स को। और यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ भी होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी होता है। तो अलग अलग मिस्टेक्स के बारे में देखते हैं। मिस्टेक होता है क्या है, जहाँ पे हम बिलियंटरी या अनइंटेलिजेंस के हिसाब से हम मिस्टेक कर देते हैं, जहाँ पे बोथ द पार्टी कॉन्ट्रैक्ट अंडर द मिस्टेक, या जहाँ पे खाली एक ही पार्टी को मालूम है, एक पार्टी को नहीं मालूम है, इस तरीके से भी होता है। तो मिस्टेक ऑफ लॉ के हिसाब से क्या होता है, द मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एज वन कैन नॉट टेक अ एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरिंग द लॉ। वह मिस्टेक ऑफ फैक्ट के हिसाब से क्या है, जहाँ पे अदर एंड क्रॉस पर्पस होते हैं, बिलियंटरी और म्यूचुअल मिस्टेक होते हैं, जहाँ पे बोथ द पार्टीज ऑफ एग्रीमेंट क्या जाते हैं अंडर द मिस्टेक एज द बैंटल ऑफ एग्रीमेंट इज वॉइड। जैसे ए ऑफर टू सेल इज कार टू बी हु बिलीव दैट ए हैज़ ओनली फ्लैट कार एग्री टू बाय द कार। द टू पार्टी आर थिंकिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर। वो बोलता है दूसरी कोई गाड़ी है, ये कोई सोच रहा है वो दूसरी गाड़ी है। तो यहाँ पे रियली कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ, तो एग्रीमेंट क्या हो गया, वॉइड हो गया। जैसे मैंने अगर बोलती हूँ मैं ब्लैक कलर की कार बेच रही हूँ और तुमने सोचा रेड कलर की कार बेच रही हूँ, तुम सोच रहे हो रेड कलर की कार ले रहे हो, हुआ क्या था, एक तरफ ब्लैक था एक तरफ रेड था, एग्री, दोनों एग्री, आप तुम भी एग्री हो जाते हो बाइक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे होता है कि दोनों सब्जेक्ट मेथड क्या हो गया, अलग अलग हो गए बिकॉज ऑफ कलर, देयरफॉर ये क्या हो गया, नो रियल कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर एग्रीमेंट इज वॉइड। लीगल एंड ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, फॉरबिडन बाय द लॉ होना चाहिए, प्रॉपर्टी बाय द अनदर, या
प्रोविजन ऑफ एनी लॉ अपॉन द पब्लिक पॉलिसीज, ये सब भी यहाँ पे होते हैं। फिर एक होता है मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स होता है, जहाँ पे नेगोशिएटेड मैरिज ऑफ रिवॉर्ड बनाया जाता है, विच इज़ नॉन एज द मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, बोल करके वर्ड होता है तो पब्लिक पार्टी के हिसाब से, जहाँ पे एग्रीमेंट में पे द मनी टू द पर्सन हायर टू प्रॉपर वाइफ टू अपोज द पब्लिक पॉलिसी टू देयरफॉर इट इज़ नॉन एज द वॉइड, बराबर ना, इससे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। अब वर्ड एग्रीमेंट्स लिए क्या होता है, द मेड ऑफ इनकनर पार्टीज होता है, एग्रीमेंट्स अंदर बैलेंस मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे अभी। When the agreement is registered of marriage of any person other than is a minor, अगर कोई भी ना बोल दे या कुछ कर ले या वहाँ पे गुड कंडीशन नॉट फॉर मैरी हो गया, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट हो जाता है। ट्रेड्स के हिसाब से देखा जाए, द एग्रीमेंट जहाँ पे मैन्युफैक्चर टू सेल द ड्यूरिंग द सर्टन पीरियड और इस एंटायर प्रोडक्ट टू द होलसेलर मर्चेंट इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड नहीं किया जाता है, इसलिए वो क्या हो गया, वॉइड एग्रीमेंट हो गया। और यहाँ पे जो बिजनेस ऑफ लॉ के जो अलग अलग पार्टी से दिए हैं ना, आगे जाके तुम पढ़ने वाले हो पूरा डिटेल में, शायद तुम्हारा सेल ऑफ गुडविल भी आने वाला है, तो ये सब अलग अलग जगह उसमें पूरा डिटेल में उसी में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी पढ़ के क्या करें, तो ये तुम्हारा अभी यहाँ पे यूनिट 3 ख़त्म हो जाता है, समरी यहाँ पे आ गया। तो मेरे हिसाब से तुम्हें 2 बार तो ऊपर का पढ़ लेना चाहिए और 1 बार समरी पढ़ लेना चाहिए। समरी से मेन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, और जब भी पढ़ रहे हो तो मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, तो जिससे तुम्हें क्या होगा, इजीली हो जाता है पढ़ने को वापस। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव्स दिए गए और ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स नीचे दिए गए हैं, और यहाँ पे हमारा ये यूनिट 3 ख़त्म हो जाता है। तो अभी हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, लेक्चर होगा, जिसमें हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि कॉन्ट्रैक्ट का कैसा परफॉर्मेंस होता है, किस तरीके से होता है, ये मैं आपको उसमें बताने वाली हूँ। अगर आप नवंबर 2021 के हिसाब से अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसका मैंने पूरा प्लान बनाया है कि कैसे पढ़ाई करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें पॉइंट्स ध्यान रखना है, तो उसके हिसाब से मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन रेडी किया है। तो ये जो उसमें जो बताने वाली हूँ वो मंडे के हिसाब से चालू कर रहे हैं, मतलब 10 तारीख के हिसाब से पढ़ने का हम चालू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये अपलोड कर दूँगी, तो आपको अच्छे से जल्दी से मालूम हो जाएगा कि किस तरीके से करना है, कैसे आपको पढ़ना है। और आई होप आपको ये लेक्चर समझ गया है कि अभी कैसे पढ़ना है, मैंने आपको इजीली वे एक्सप्लेन कर दिया है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, यहाँ तक कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल विशाखा CA एकेडमी पे भी आप मुझसे बातें कर सकते हो। वहाँ पे मैंने डिस्कशन ग्रुप भी बनाया हुआ है, प्लस मैंने वहाँ पे क्या बोलते हैं, जहाँ पे मैं पूरा इसका जो वीडियोस होते हैं, क्या क्या जो भी चीज़ें होती है वो सब वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको ये इसका PDF चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, PDF मिल जाएगा। ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्जेस नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट्स, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड स्टे होम।